ना जरा, हम लोगों ने क्या किया है, यस, राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने ले लिया। किस किस के लिए ले लिया बताना जरा। सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, राइट। सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इसके लिए हमने राउल्ट्स लॉ ले लिया, ठीक है। फिर राउल्ट्स लॉ को एक्सटेंड किया राउल्ट्स ने किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यस, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसके लिए भी इसने एक्सटेंड किया। इससे पहले हमने एक और सॉल्यूशन देखा था, वो था सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, ये भी हमने देखा था। इसके लिए हेनरी ने लॉ दिया था, राइट। अब एक चीज आप देखो, ये जो राउल्ट्स लॉ है और हेनरी लॉ है, इनका जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज को कोरिलेट कर रहे हैं, ये कोरिलेट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को। और सभी ये कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, ये पार्शियल प्रेशर है ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जितना उस वेपर फेज में जो कंपोनेंट है वो, या फिर गैस का जितना भी प्रेशर होगा, तो उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सी बात है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये तीनों यही कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड में भी यही कहा है इसने। अब आपको ध्यान ये रखना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान ये रखना है। ये जो केस है कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसमें ये गैस के लिए अप्लाई होगा कि जो गैस का जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितनी सोल्युबिलिटी हुई है उसकी, कितने मोल फ्रैक्शन डिसोल्व्ड हैं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन की सरफेस पे उस गैस का प्रेशर कितना है। सही बात है, ओके। अब राउल्ट्स लॉ देखते हैं। वोलेटाइल लिक्विड के लिए क्या कहा, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या हुआ, दो कंपोनेंट है, दोनों ही वोलेटाइल है, इसका मतलब वेपर फेज में भी दोनों है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, उनका इंडिविजुअल, अब यहां पर उनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट आ गए ना, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो उस केस में, इस केस में वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट्स ने क्या कहा कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लो भाई, ये आ गया किसके लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, ओके। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट देख लेते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में हमारा जो कंपोनेंट 2 है उसको हमने डिफॉल्ट क्या माना हुआ है, सोल्यूट, ठीक है। कंपोनेंट 1 को हमने डिफॉल्ट क्या माना हुआ है, सोलवेंट। अब ये जो सोल्यूट है हमारा, ये सॉलिड सोल्यूट है, और सॉलिड सोल्यूट होते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब ये तो वेपर नहीं बनाते हैं, बात समझ में आई। इसका मतलब जो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर वेपर है उसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, केवल एक ही प्लेयर है वहां पर, वो कौन है, सोलवेंट। सोलवेंट की ही वेपर बन रही है। तो इस केस में आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज ओनली ड्यू टू वेपर ऑफ सोलवेंट। तो आप उसको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दें, चाहे आप उसको ये भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट वो भी बोल सकते हैं, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस केस में अब इन किससे कोरिलेट किया, इसके सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे कोरिलेट किया, किससे, इसके मोल फ्रैक्शन को। तो क्या हो गया, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। ये लो सारा का सारा जो इनका जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, इन तीनों टॉपिक्स का 1 2 3, इनका फंडामेंटल आइडिया एक ही है। वो ये है कि वेपर फेज में, अब वेपर फेज बोल दो चाहे गैस फेज बोल दो, हेनरीज लॉ की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गैस, कि गैस सॉल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और इन दोनों की बात करेंगे राउल्ट्स लॉ में, इनके कहेंगे कि वेपर प्रेशर ज्यादा है, वो बात एक ही है, देखो, है ना, ठीक है। तो इन तीनों के केस में ही कोई भी कंपोनेंट की सोल्युबिलिटी, it means the mole fraction of any component is directly proportional to its pressure over the surface of solution, ठीक है। इसकी सरफेस, सॉल्यूशन की सरफेस पे उस कंपोनेंट का कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है कि उसका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स को हमने समराइज किया।
गया है एक तरह से। बात समझ में आई? अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो आपको समझना होगा, ठीक है? उसका रिटर्न मटेरियल तो अब हम लोग यहाँ पर डिक्टेट करने में इतना ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते, बाकी ठीक है। और एक चीज मुझे आप लोग बता दो, यहाँ पर राउल्ट्स ने क्या बताया है भाई? राउल्ट्स ने क्या राउल्ट्स ने जो बताया है उससे आपने क्या समझा? राउल्ट्स ने क्या इक्वेशन दी है? सरफेस के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। यस, वो तो सही है, वो तो तीनों के केस में एक ही बात है, लेकिन पर्टिकुलर राउल्ट्स की जो लास्ट की इक्वेशन है वो क्या कहती है? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उससे? टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर राउल्ट्स ने प्रेशर। एक राउल्ट्स ने मेथड दिया है। किस चीज का मेथड? टू कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर थ्योरेटिकली। उसने कहा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने इक्वेशन दे दिया है, उस इक्वेशन में x2 की p1 नॉट p2 नॉट की वैल्यू पुट करो और आप लोग आराम से जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेट करो। उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने, ठीक है? हमने फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लिया उस वैल्यू को। वो तो वो टोटल वेपर प्रेशर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो राउल्ट्स ने हमें दी है। बात समझ में आई है ना? तो उसकी हम बात करेंगे बाद में, पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। ये तो थोड़ा सा रेड है, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए हम वापस ये लो भी, राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है? राउल्ट, अब देखो चीजें मैंने कहा ना, इनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों का वो एक ही है, राउल्ट्स का और हेनरी का, ठीक है? लेकिन हेनरीज लॉ है वो ब्रॉड सेंस में है और राउल्ट्स लॉ एक स्पेसिफिक केस है उसका, ठीक है? हेनरीज लॉ का, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारा हेडिंग है, राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये कैसे हुआ भाई? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या है बताना जरा? हेनरीज लॉ का इक्वेशन क्या है? इक्वल्स टू के एच एक्स। यस, के एच एक्स, यही है ना? ठीक है, ये आपका हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ। अब मुझे राउल्ट्स लॉ बताइए फटाफट। किसी भी एक कंपोनेंट के लिए ले सकते हैं, है ना? या फिर उसको जनरलाइज कर दो, ये लो। ये है क्या राउल्ट्स लॉ? बताना जरा। यस सर। राउल्ट्स ने यही तो कहा है, हम यहाँ 1 लगा देंगे तो ये 1 के लिए हो गया, ये लो, ठीक है? 2 लगा देंगे तो वो 2 के लिए हो गया, सेकंड कंपोनेंट के लिए हो गया, ठीक है? तो जनरलाइज वे में हम लोग इस तरह से राउल्ट्स लॉ को बोल सकते हैं, है ना? अब ये क्या है भाई? अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, किस चीज का डिफरेंस है? ये है आपका प्योर स्टेट में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का प्योर स्टेट में, ठीक है? और ये क्या है आपका? ये है आपका हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है? सिर्फ इनका डिफरेंस है, इन दोनों लॉ में सिर्फ इसका डिफरेंस है, ठीक है? अब ये देखो भाई, ये जो हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट है, ये सब्सटेंस की आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। हेनरीज कांस्टेंट सब्सटेंस की आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। वो हम हेनरीज कांस्टेंट सबके लिए यूज करते हैं, वो उनकी क्या बोलते हैं, नेचर के साथ एसोसिएटेड तो है लेकिन आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये क्या है, उस जो पर्टिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं P1, तो P1 तो केवल जो P1 कंपोनेंट है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ये जनरलाइज नहीं है। ये जनरलाइज टर्म है KH, ये जनरलाइज टर्म नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, ठीक है? और देखो, when the value of KH, when the value of KH becomes equal to P1 naught for this case, ठीक है? तब क्या हो जाएगा? हेनरीज लॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? राउल्ट्स लॉ में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत सारे कंपोनेंट्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंपोनेंट जो हमने कंपोनेंट 1 लिया हुआ है, केवल उसी पे एप्लीकेबल है P1 नॉट। ये उसी की प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है? तो P1 naught is specific term that is applicable on individual component. KH is a generalized term, generalized that is applicable on the all the components, जो सारे component के लिए हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो that's why when the value of KH becomes KH is equal to P1 naught और P2 naught और whatever P3 naught जो भी component है, ठीक है? In that case the Raoult's law
or the Henry's law becomes the Raoult's law. Okay, so that's why Henry's law, it is applicable on a broad situation. Okay, and it is also the जो main difference है KH का, वो KH क्या है, ज्यादातर केसेस में अप्लाई हो रही है, सारे कंपोनेंट पे अप्लाई हो रही है। उसकी वैल्यूज हमने एक टेबल भी देखी थी जिसमें KH की वैल्यूज है ढेर सारे कंपोनेंट के लिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिक वैल्यू हमने ले ली। ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये फर्स्ट कंपोनेंट की है। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? यदि हमें सेकंड कंपोनेंट है तो हमें ये इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो हमारी इक्वेशन ये होगी। थर्ड कंपोनेंट है तो वो ये वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर P2 नोट की वैल्यू सिंगल वैल्यू है, P1 नोट की भी सिंगल वैल्यू है, एप्लीकेबल टू द वन कंपोनेंट ओनली, लेकिन KH इज एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ कंपोनेंट। सो दैट्स व्हाई राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। Yes, sir. Raoult's law is a special case of Henry's law। ठीक है ना? तो इसका जो राइटिंग मटेरियल है वो मैं आपको सप्लाई करूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना कि ये स्पेसिफिक कंपोनेंट की वैल्यूज हैं, ये एक जनरलाइज वैल्यूज है जो किसी भी कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई ये जो इक्वेशन है हेनरीज लॉ, इसकी एप्लीकेबिलिटी ब्रॉड है। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। कौन? राउल्ट्स लॉ। सो दैट्स व्हाई राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, एंड व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ KH is equal to P1 naught or P2 naught or P3 naught or whatever the component, okay, then the Henry's law becomes Raoult's law। बात समझ में आई? ओके, तो हाँ बोलो। पर KH की वैल्यू भी तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। हाँ, KH की, लेकिन KH टर्म तो जनरलाइज्ड है ना। KH जो टर्म है वो तो जनरलाइज्ड टर्म है ना, हमने किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए फिक्स नहीं किया ना। यहाँ तो आपने कंपोनेंट चेंज करते ही आपको आपका जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, वो चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? तो आपको यदि डिफरेंट कंपोनेंट पे अप्लाई करना है तो यू हैव टू राइट ए डिफरेंट इक्वेशन, यू हैव टू राइट ए डिफरेंट इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर द सेम इक्वेशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द केसेस। बात समझ में आई? सो ये देखो, हर डिफरेंट कंपोनेंट के लिए डिफरेंट इक्वेशन है, ये सारे केसेस के लिए एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये राउल्ट्स लॉ बेसिकली हेनरीज लॉ के ही स्पेशल केसेस हैं, अलग अलग कंपोनेंट के केसेस में। ठीक है, तो ये है, दैट्स व्हाई ये राउल्ट्स लॉ स्पेसिफिक केसेस हैं। देखो इसके, है ना, KH की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी या इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी, तब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। द सेम सिस्टम जिसमें KH की वैल्यू इनके इक्वल हो गई तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, तो ये था, इसके साथ ही हमारा राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ का जो डिस्कशन था, और जो तीनों टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस हमने देखे हैं ना, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, उनके वेपर प्रेशर की जो स्टोरी है छोटी सी, कौन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ है, हमने राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ देखा है, और राउल्ट्स लॉ को हम लोग काफी ज्यादा यूज लेने वाले हैं। आप लोग राउल्ट्स लॉ, उसका टोटल वेपर प्रेशर का इक्वेशन, उसका जो पूरा इंटेंशन है, उसने क्या बताया है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। और अगला हम लोग जो हेडिंग ले रहे हैं वो है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो अब देखो भाई, यहां से एक अलग स्टोरी चालू होती है। ठीक है, वो स्टोरी क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं, है ना, उनको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। वैसे तो ज्यादातर सॉल्यूशन नॉन आइडियल ही होते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये देखो, राउल्ट्स लॉ को हम लोग काफी ज्यादा यूज लेने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ वी कैन डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स हैं? एक आपका आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसके बेसिस पे करेंगे बताना जरा? ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। और हाँ, एक और टर्म है यहाँ पर,
liquid solutions, okay, are classified as two types. ये लो भाई, दो चीजें ध्यान रखना। पहले तो हम लोग क्लासिफाई किसको कर रहे हैं? ओनली लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड नो, गैस इन लिक्विड नो, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, किस बेसिस पे कर रहे हैं? राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे कर रहे हैं। तीसरी बात, कौन कौन से टाइप्स हैं? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, ये तो आप लोग जानते ही हो, इनके टर्म्स का मीनिंग क्या है ना। तो अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई हुए, और राउल्ट्स लॉ इसका मतलब इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की, और आप हेडिंग लगा लीजिए आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ये लीजिए हेडिंग लग चुका है आइडियल सॉल्यूशन। और अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो आइडियल होते हैं, ठीक है, बिहेवियर में आइडियल होते हैं, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही आइडियल है, उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो आप लोग लिख लो। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको डिक्टेट करा देता हूँ। सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल है तो ये लो, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिख लो आप लोग। द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law, the solutions which obey Raoult's law on the entire range of concentration, the solutions which obey Raoult's law on the entire range of concentration are known as ideal solution। ये लो भाई, जो राउल्ट्स ने जो कह के चले गए है ना, उसको जो सॉल्यूशन मानता है, एंटायर रेंज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी मिक्सचर बना लो आप, है ना। 99% दो कंपोनेंट लिया आपने, एक का 99 लिया, एक का 1% लिया, एक का 98 लिया, दूसरे का 2% लिया, कोई भी मिक्सचर, कोई भी रेशियो में आप उनको मिक्स कर लो, हर रेशियो में, हर कॉन्सेंट्रेशन की रेंज में दे विल ओबे, दे विल फॉलो what has been the law given by राउल्ट्स, ठीक है। तो जो राउल्ट्स का लॉ है, जो राउल्ट्स का लॉ है उसको जो ओबे करते हैं, जो सॉल्यूशन उसको फॉलो करते हैं, वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ कब? ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल, उनको हम आइडियल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब बात ये हुई कि किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई राउल्ट्स लॉ ओबे करने का मीनिंग क्या है, उससे आपने क्या समझा? कैसे पता करोगे आप राउल्ट्स लॉ इसने ओबे किया कि नहीं किया? कैसे पता चलेगा भाई, बता सकते हो क्या आप लोग? बोलो। सर उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आप लोग हेडिंग लगा लो अब, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन में ही है, क्या? ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं। अब राउल्ट्स लॉ ओबे करने का मीनिंग क्या है भाई? एक डेफिनेशन तो हमें मिल गई कि उसका वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, ये डेफिनेशन हमें मिल गई। और बताओ भाई कैसे पता चलेगा आपको, कैसे आपको पता चलेगा कि राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है कोई सॉल्यूशन? आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आप ये कहो कि यस सर दिस सॉल्यूशन फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ? कौन से डेटा चाहिए आपको? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए आखिर? सर मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बात तो सही है ना, क्योंकि ये दोनों मिल गए तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर लोगे, फिर तो बता ही देगा कोई भी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो राउल्ट्स ने क्या कह के गए हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। राउल्ट्स ने कहा है कि आपका जो P1 है पार्शियल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू P1 नॉट, ओके, मल्टीप्लाइड बाई x1, और P2 जो है वो आपका किसके इक्वल है? P2 नॉट x2, और जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन सोल्व
and this equation after solution we can write p1 naught plus x2 p2 naught minus p1 naught। सही बात है क्या? बताना जरा। ये सारे के सारे राउल्स लो ही है ना, कोई सा भी बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। अब सुनो बात, इन सबको तो छोड़ दो या इन दोनों को रख लो, ठीक है। और अब ये देख लो राउल्स ने हमें क्या बताया है, राउल्स ने हमें टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है। राउल्स has provided the formula to calculate the total vapor pressure theoretically। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग सर, आपका माइक ऑफ हो गया, ऑन कर लो ना सर। सर आपका माइक ऑफ है सर, साउंड नहीं आ रही आपकी। यस, तो राउल्स ने हमें क्या दिया है, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना। अब कोई सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इफ इट इज इक्वल टू द वेपर टोटल वेपर प्रेशर दैट इज सजेस्टेड बाय राउल्स लॉ, यानी कि राउल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके हमने जो टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है, यदि किसी सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर भी उतना ही आ रहा है, इसका मतलब वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बात आपको समझ में आई? आवाज मेरी आ रही है? बताना जरा। ओके, अब वापस सुन लो मैंने क्या कहा है, ठीक है। राउल्स ने टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे दिया। अब हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन के लिए हमको ये x2 की वैल्यू पता है, p1 नॉट, p2 नॉट और p1 नॉट की वैल्यू पता है, हमने फॉर्मूले में उनको वैल्यू पुट किया और हमने PT यानी कि टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और हमें पता चल गया टोटल वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए राउल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर वो किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हमने, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इफ द एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर इज सेम विद द total vapor pressure calculated by Raoult's law, then we will say that the solution is obeying Raoult's law। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स दे ओबे द राउल्ट्स लॉ। इट मींस ये जो टोटल वेपर प्रेशर है ना, जो राउल्ट्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीटी कैलकुलेटेड। ये पीटी कैलकुलेटेड है, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, ठीक है ना। ये राउल्ट्स के फॉर्मूले से हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड बोल दो चाहे एक्सपेरिमेंटल बोल दो, एक ही बात है ना, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन कहाँ लेते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट में। तो चाहे आप लोग पीटी एक्सपेरिमेंटल बोल दो या फिर पीटी ऑब्जर्व्ड बोल दो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, पीटी कैलकुलेटेड को आप लोग इसको पीटी कैलकुलेटेड बोल दो। कैलकुलेटेड का मतलब राउल्ट्स ने कहा जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हमने कैलकुलेट किया है। और इसको क्या बोल सकते हैं, पीटी किसका फॉर्मूला है, ये राउल्ट्स का। तो आप इसको राउल्ट्स भी यहां पर लिख सकते हो, ये लो, ये एक ही चीज है, ठीक है ना। किसी बुक में आपको टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल मिलेगा, किसी में आपको ऑब्जर्व मिलेगा, किसी में आपको कैलकुलेटेड मिलेगा, किसी में आपको राउल्ट्स मिलेगा, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसका जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर थ्रू द फॉर्मूला गिवन बाय राउल्ट्स, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। बात समझ में आई? ये वैसे ही है जैसे मैंने कोई रूल दे दिया, मैंने कहा भाई इस स्टूडेंट का वजन इतना होना चाहिए, ये मेरा फॉर्मूला है, इससे कैलकुलेट कर लो इसका वजन। तो उसका वजन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिए, फिर उसको मशीन पे ले जाके खड़ा कर दिए। यदि वो वजन सेम आ रहा है तो द बॉय इज फॉलोइंग माई लॉ। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बताना जरा। आ गई सर। हाँ या ना बोलो। आ गई तो हम आगे चलते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी थी किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज। अब ये हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, उसमें हम सीधा जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि हम ये इतना सारा यहाँ पर डिस्कशन ले चुके हैं। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी राउल्ट्स की कि पीटी कैल की वैल्यू पीटी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल के इक्वल है। सेकेंड वैल्यू, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन की। क्या, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है,
वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ देख लो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है हमने ए कंपोनेंट लिया और हमने बी कंपोनेंट लिया, इसका भी 10 ml लिया और इसका भी 10 ml लिया, ठीक है। हमने दोनों को मिक्स करके कंटेनर में ऐड कर दिया। इसमें वॉल्यूम कितना होना चाहिए बताना जरा, कंटेनर में फाइनल वॉल्यूम 20 ml। 20। If it is 20, then the volume before mixing and after mixing is same. In that case, delta V will be 0. In that case, the solution will be ideal solution. इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता। आफ्टर मिक्सिंग देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अब आप कहोगे सर ये बात तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो वॉल्यूम तो 10 और 10 मिलाएंगे तो 20 ही होगा, थोड़ी ना वो कुछ और ज्यादा या कम होगा। लेकिन ये होता है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता और ये हमेशा फॉलो नहीं होता, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए? 0। तीसरा लेते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए और बी को मिक्स किया, ठीक है, तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो हीट शुड बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। लिख लो, क्या लिखोगे? नो हीट शुड बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एच क्या है? 0 है। हमने ए और बी को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बना तब न तो हीट एब्जॉर्ब हुई न हीट इवॉल्व हुई, है ना। तो उस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन। बात आपको समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? बता दो। आ रही है। Yes, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसकी, द बेसिक प्रॉपर्टी विच थ्रू विच यू विल आइडेंटिफाई दैट द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने अभी देखा कि वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए, ये इसको हम सबसे ज्यादा यूज लेंगे। देखो, पीटी कैलकुलेटेड, ठीक है, इज इक्वल टू पीटी ऑब्जर्व, इसको हम सबसे ज्यादा यूज लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल है ना, ठीक है। कैलकुलेटेड किससे कैलकुलेटेड? राउल्स के लॉ से, ओके। इसको हम सबसे ज्यादा यूज लेंगे। ये देखो भाई, ये दोनों सेम कब होंगे? मैं बता देता हूं कब सेम होंगे और कब कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है। उसकी एक एसेंशियल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो ये है कि आपका जो ए बी इंटरेक्शन है दैट शुड बी इक्वल ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। अब ये क्या है वो समझ लो, ठीक है। यदि ये इंटरेक्शन इन दोनों इंटरेक्शन के इक्वल होगा तभी ये सिचुएशन फॉलो होगी, तभी कोई सॉल्यूशन आइडियल होगा, अदरवाइज वो आइडियल नहीं होगा। अब इनको समझ लो जरा, ठीक है। वो क्या है? हमने लिया एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट लिया बी। कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव या फिर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर क्या हुआ? ओके, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ये देखो, इसमें जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्सेस है, उसको हम बोलेंगे ए। बी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, बी कंपोनेंट के, उसमें जो इंटरेक्शन है उसको हमने बोल दिया बी टाइप की इंटरेक्शन है। अब हमने किया इनको मिक्स, एक बीकर में हमने इनको मिक्स कर दिया और ये सॉल्यूशन बन गया हमारा ए बी, और जिसमें इंटरेक्शन कौन सी होगी बताना जरा? ए बी इंटरेक्शन होगी। अब सुनो बात को, ये एक टाइप की अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, ए बी बी और ए बी। ये कौन सी इंटरेक्शन है? आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये अट्रैक्शन फोर्सेस के टाइप है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये वो वाली है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शंस है
अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, ठीक है। ये वाली जो ए टाइप की इंटरेक्शन है और बीबी टाइप की इंटरेक्शन है वो सिमिलर है किससे, ए बी टाइप की इंटरेक्शन से। ये जो कंपोनेंट है ए उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ये कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जब हमने इनको मिलाया तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल के बीच ये क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनेगा तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल के बीच में कोई जो इंटरेक्शन डेवलप हुई है, ठीक है, वो इंटरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए जो पहले से एग्जिस्ट थी ए और बीबी में, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें द न्यूली फॉर्म्ड इंटरेक्शन, देख लो, द न्यूली फॉर्म्ड इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द कंपोनेंट, ओके, will be or should be equal to the attractive interactions of molecules of individual component, ठीक है। इंडिविजुअल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके इक्वल ये होनी चाहिए, कौन सी, द न्यूली फॉर्म्ड अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस इन द सॉल्यूशन। उस केस में देखो अब यहाँ पे लॉजिक समझना, उस केस में इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो उतना ही होगा जो राउट्स बता के चले गए हैं। बात समझ में आई? उस केस में इसका वेपर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही होगा जो राउट्स के फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो उस केस में वो सॉल्यूशन होगा आइडियल, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये कंडीशन फॉलो होगी और ये कंडीशन फॉलो होगी तो सॉल्यूशन होगा आइडियल। अब आपको बात समझ में आई? कोई भी सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल होने की कंडीशन क्या है? आइडियल होने की कंडीशन क्या है? जो नई इंटरेक्शन बनती है वो पुरानी इंटरेक्शंस के सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान रखना, ये वाली जो इंटरेक्शंस हम लोग कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टी है, या कोई कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है, आप लोग लिख लो इनको, नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। ये लो भाई, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं है। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल। ये लो, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो नियरली आइडियल, परफेक्टली आइडियल तो कोई होता ही नहीं है। नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के नियर बाई बिहेव कर सकते हैं कौन से? जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और कौन से हो सकते हैं? और ये हो सकते हैं, देखो, कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, size and polarity forms nearly ideal solution। ये लो भाई, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, परफेक्टली आइडियल कोई नहीं है। जो मैंने आपको कंडीशन बताई, कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो उनको फॉलो करता हो, ठीक है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल, इट मींस any solution can be nearly ideal, no one is perfectly ideal, ठीक है। और कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, जिनकी साइज सेम होती है, जिनकी पोलैरिटी, पोलर कैरेक्टर्स, ठीक है, वो भी सेम टाइप के होते हैं, तो वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बात समझ में आई? दे फॉर्म द नियरली आइडियल सॉल्यूशन। तो फिर आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं फिर, है ना, कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं उनके, तो वो हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम टाइप की होनी चाहिए, साइज भी एक ही टाइप की होनी चाहिए और पोलैरिटी भी एक ही टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, वो बनाते हैं आपके नियरली आइडियल सॉल्यूशन। जरा बताना ये दोनों कौन कौन से हैं? बेंजीन एंड टोलुइन। टोलुइन, ये देखो भाई, दोनों ही नॉन पोलर हैं, ठीक है, सेम टाइप के कंपाउंड है, सेम पोलैरिटी है, सेम टाइप की स्ट्रक्चर है, सेम टाइप की साइज है। तो ये जब इनको हम लोग मिक्स करते हैं तो ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये नियरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और मैं लिख देता हूं अब, ये लो, n हेक्सेन और n हेप्टेन दोनों ही नॉन पोलर हैं,
दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर मास भी जस्ट दोनों जो होमोलोगस सीरीज में है उसमें सक्सेसिव मेंबर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो इनकी पोलरिटी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं ये सारे, आइडियल तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं और कौन कौन से एग्जांपल हैं। C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस में C2H5I, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। और देख लेते हैं, और है हमारे पास ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस में ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये लो भाई। तो ये कुछ क्या है, ये हैं आपके कुछ नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के मिक्सचर जिनकी साइज सेम है, ठीक है। और क्या क्या सेम है बताना जरा, जिनकी साइज सेम है, जिनका आपका क्या बोलते हैं, मास नहीं, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, साइज सेम है, और पोलरिटी, पोलर कैरेक्टर्स वो क्या है, सेम है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ये लो पहचान लो जरा, है ना, इन सब से आपका वास्ता पड़ा हुआ है, कहाँ पर, ऑर्गेनिक में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एक ही तरह की साइज है, एक ही तरह की पोलर कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये नियरली आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं। नो सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, याद रहेगा या नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आइडियल सॉल्यूशंस की एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, वो भी लिख लो, है ना। आइडियल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी और है, वो भी लिख लो फटाफट। कितनी प्रॉपर्टी लिखी थी आपने, 4, है ना। तो एक, हाँ तो कोई बात नहीं, एक या 2 प्रॉपर्टी और बच गई है, वो भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। 5th वन से लिख लो आप लोग, वो बेसिकली लिखने की है, उनको फटाफट लिख लो। There should be no chemical reaction between solute and solvent. There should be no chemical reaction between solute and solvent. Solute और solvent में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये भी आइडियल जो सॉल्यूशन है उनका कैरेक्टर है, ठीक है। There should be no chemical reaction between solute and solvent, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने NH3 को मिक्स किया किसके साथ, H2O के साथ, तो ये क्या बना देगा, यहां पर देखो एक बेस है ना, और